नमस्कार। शेयर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन लॉकडाउन है, सारी परिवहन सेवाएं बंद है, इसलिए आप शेयर नहीं कर सकते। इसलिए दिमाग के घोड़े पर सवार हो जाइए और आज आपको अफ्रीका की सैर करवाते हैं। विश्व के भूगोल में आज का टॉपिक रहेगा अफ्रीका महाद्वीप का भूगोल। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण है वो पहले समझ लीजिए। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टन ने की थी। ये ब्रिटिश नागरिक थे, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की। अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये जो रेखा चित्र बनाया हुआ है बोर्ड पर, लगभग अफ्रीका महाद्वीप का आकार ऐसा है। अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, अपन ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है सभी ने। तो जब पेंजिया विभक्त हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड नाम दिया, उसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। और गोंडवाना लैंड आगे चल करके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत में विभक्त हो गया। जुरासिक काल के अंतिम चरण और क्रिस्टेशियस काल के प्रारंभिक चरण में यह एक दूसरे से अलग हो गए, यानी गोंडवाना लैंड अलग अलग टुकड़ों में जुरासिक काल के अंतिम चरण में अलग हुआ और यह महाद्वीप अस्तित्व में आया। अब अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो पृथ्वी पर यह दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। भूमध्य रेखा इसके बीच में से होके निकलती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच में से होके निकलती है। यह जो जगह है, लगभग यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, या जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में से होकर गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की जो विशेषता है वो ये है कि ये एक अकेला ऐसा महाद्वीप है, दुनिया के जो 7 महाद्वीप है उनमें से अकेला महाद्वीप है जिसमें से होकर के तीनों काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य, कर्क और मकर, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यहां से ये कर्क रेखा, या यूं कहे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है और इसके दक्षिणी भाग से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या यूं कहे मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य, मकर और कर्क तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है और ये अकेला महाद्वीप है जिसमें से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। दुनिया के अन्य किसी भी महाद्वीप में से ये तीनों नहीं गुजरती। अब अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। यहां जो है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है। उत्तर में भूमध्य सागर है। यह भूमध्य सागर है।
जो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, या यूं कहें यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर स्थित है, या भूमध्य सागर से अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। ये यूरोप है और अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो आपको ये थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है, ये है जिब्राल्टर जल संधि है। इसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या यूं कहें यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। फिर इसके उत्तर पूर्व में यह जो जगह दिखाई दे रही है, यह लाल सागर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में रेड सी या लाल सागर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से पृथक करता है। ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का ये अरब प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला। यहां मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दो बहुत ही सिमिलर नाम है, एक अरेबियन पेनिनसुला, सेकंड आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन और अरेबियन बहुत कम अंतर है उच्चारण में, लेकिन ध्यान रहे आइबेरियन प्रायद्वीप ये है, यानी यूरोप का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, स्पेन और पुर्तगाल वाला, ये आइबेरियन प्रायद्वीप है और ये अरेबियन प्रायद्वीप है। तो ये अरेबियन प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में रेड सी है, लाल सागर है, और यह अरब प्रायद्वीप के थोड़ा और अफ्रीका महाद्वीप का जो यह हॉर्न है, सींग है, इसके बीच में यह अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, और इसके महाद्वीप के ठीक पूर्व में ये हिंद महासागर है, या कह सकते हैं अरब सागर। तो हिंद महासागर पूर्व में, अटलांटिक महासागर पश्चिम में, भूमध्य सागर उत्तर में, लाल सागर उत्तर पूर्व में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है। यहां एशिया और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं। अफ्रीका और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं। यहां अफ्रीका का मिस्र देश है, जिसे इजिप्ट कहा जाता है, और इधर आगे एशिया महाद्वीप के इजराइल और फिलिस्तीन है। इसे मिस्र को अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका और एशिया का जंक्शन जो है वो मिस्र है। मिस्र की भूमि यहां तक है, और यहां पर हम रोजाना सुनते हैं गाजा पट्टी का तनाव, इजराइल, मिस्र और फिलिस्तीन जो देश है उनके बीच में आपसी तनाव रहता है, वो गाजा पट्टी यहीं पर है। यह गाजा पट्टी है, और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये थोड़ी सी जगह है। यहां पर स्वेज नहर है, जो दुनिया की सबसे लंबी, सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है, स्वेज के नाम। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मैं फिर बता रहा हूं, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। इसके स्वेज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर है और दक्षिण में लाल सागर है। 1869 से पहले, 1869 से पहले यूरोप से एशिया आने के लिए जल मार्ग के रास्ते, वैसे यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है, यूरेशिया कहते हैं संयुक्त रूप से, लेकिन अगर पानी के रास्ते आना हो, या यूं समझे कि अगर इंडिया आना हो, यहाँ अफ्रीका के ठीक पूर्व में इंडिया है, तो यहाँ अगर पूर्व की ओर आना हो तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा करके और आया जाता था।
और वास्को ड गामा ने जो भारत के लिए जलमार्ग की खोज की थी वो यही जलमार्ग था, यूरोप से अटलांटिक महासागर में से होकर के अफ्रीका के केप ऑफ गुड होके और फिर इसके बाद अरब सागर, हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुंचा जाता था। और यही रास्ता था और सारी यूरोपीय कंपनियां जो भारत आई थी इसी रास्ते से आई थी। 1869 में इस नहर का निर्माण हो गया। सुएज नहर का निर्माण जो हुआ वो कब हुआ? 1869 में। ये सुएज नहर है, दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर। इसका निर्माण 1869 में हुआ और इसका निर्माता फर्डिनेंड डी लेसेप्स, मैं यह नाम लिख रहा हूं, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये फ्रेंच इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर, बहुत महान कार्य किया इन्होंने। दुनिया की दो महत्वपूर्ण नहरें इन्हीं ने तैयार की है, एक सुएज और दूसरी पनामा, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। यह नहर खुलने के बाद अब जो ये रास्ता था ये बहुत छोटा हो गया और यूरोप जाने के लिए अब अरब सागर में से आकर के अदन की खाड़ी से लाल सागर और लाल सागर से सुएज नहर में चल करके और भूमध्य सागर में आके और यूरोप जाया जा सकता है आसानी से। और इस नहर के खुल जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, क्योंकि ये चक्कर बहुत लंबा पड़ता था। 7000 किलोमीटर की अब दूरी कम हो गई है। तो यहाँ पर ये सुएज नहर है। तो ये तो अफ्रीका के चारों ओर की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि अफ्रीका के उत्तर, पूर्व, पश्चिम कौन कौन से देश, कौन कौन से सागर है। ये जो सुएज नहर है ये मिस्र देश में है। मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ ये मिस्र की भूमि है, तो ये मिस्र देश में है। मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में कर लिया, तो ये मिस्र देश में है, आज की तारीख में सुएज में है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं की। इसका भूगोल कैसा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का भूगोल सबसे पहले आप समझिए, तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य इसके बीच में से होके जाती है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें अन्य महाद्वीपों की तरह, जैसे एशिया में हिमालय पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, यूरोप में एल्पस है, वैसे कोई बहुत बड़ी पर्वतमालाएं, लंबी पर्वतमालाएं जो वलित पर्वतमालाएं हो, यहाँ वैसी पर्वतमालाएं तो नहीं है, लेकिन एक वलित पर्वतमाला अफ्रीका में जो है वो यहाँ पर है। ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला। यह है एटलस पर्वतमाला है जो कि यहाँ अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया तक फैली हुई है, या यूं कह सकते हैं कि भूमध्य सागर तक फैली हुई है। पश्चिमी सहारा से शुरू होकर के ये भूमध्य सागर के तट तक फैली हुई पर्वतमाला है, एटलस पर्वतमाला है, जो कि मुख्यतया अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। ये एटलस पर्वतमाला अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। परंतु ध्यान रहे, ये यहाँ के सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एटलस में नहीं है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एटलस में नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो तंजानिया में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कहां पर है? तंजानिया देश में है और यहाँ पर है, यानी अफ्रीका के पूर्वी भाग में है। और यह जो पर्वत शिखर है, इस पर्वत शिखर का नाम है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर तंजानिया देश में है। इसकी ऊंचाई 5815 मीटर है। 5815 मीटर ऊंचा यह पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह ज्वालामुखी पर्वत है जो कि तंजानिया में है।
तो ये इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है और यह है इसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थल जो है वो जिबूती में है। जिबूती, यहां पर जिबूती में झील है जो इसका सबसे निम्नतम पॉइंट है, यानी सबसे नीचा स्थल है, यूं कहा जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप की अन्य विशेषताओं में इसके मरुस्थल, डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर के लाल सागर तक फैला हुआ है। यानी संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। यह मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह सहारा का मरुस्थल है, जो कि अटलांटिक से लाल सागर तक है। केवल मिस्र देश में थोड़ा सा नकली स्थान है, बाकी पूरा ये रेगिस्तान है। क्योंकि यहाँ से नील नदी प्रवाहित होती है और नील नदी ने यहाँ सहारा के मरुस्थल को बढ़ने से रोक लिया है। अभी आगे बताऊंगा मैं नील की स्थिति। तो इसने यहाँ पर रोक लिया है, इसलिए यह जगह है नकली स्थान बन गई है। और इसीलिए मिस्र को नील का वरदान कहते हैं। इजिप्ट जो कंट्री है उसे नील का वरदान कहते हैं, मिस्र को नील का वरदान कहते हैं। यह सहारा मरुस्थल है। इसके अलावा दो और मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि दक्षिणी पश्चिम में है। ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में एक मरुस्थल यहाँ पर है, जो कि नामीबिया देश में है। और यह है मरुस्थल, इसका नाम नामीब मरुस्थल ही है, नामीबिया में है और नामीब मरुस्थल है। पहले इस जगह का नाम दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका के नाम से होता था, अब ये नामीबिया के नाम से जाना जाता है। और नामीबिया के पूर्व में बोत्सवाना देश में एक और मरुस्थल है, जिसे कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। और कौन से देश में है? कालाहारी। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कालाहारी मरुस्थल और देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये तीन मरुस्थल सहारा, नामीब और कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस महाद्वीप की नदियों की बात करते हैं आगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख नदी है वो मध्य अफ्रीका से निकलती है। यहां पर एक झील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह झील तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी और केन्या की सीमा पर, यानी कि इन देशों की सीमाएं इस झील से लगती है। यह है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। इसका नाम विक्टोरिया झील है। यह लेक विक्टोरिया है और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है, जो कि केवल अफ्रीका की नहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये यहाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहां से प्रवाहित होती इस नील को श्वेत नील के नाम से जाना जाता है, व्हाइट नील के नाम से जाना जाता है। एक और झील यहां पर इथोपिया में, यह है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री है, इनमें यहां पर इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, ये महत्वपूर्ण देश है। तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया। इथोपिया में झील है जिसका नाम है ताना झील। इस ताना झील से एक और नदी निकलती है, नदी की एक धारा है, इसे ब्लू नील या नीली नील के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों धाराएं यहां आकर के मिल जाती है। इस जगह का नाम, ये सूडान देश में है, इस जगह का नाम है खार्तूम। खार्तूम शहर के पास में ब्लू और व्हाइट दोनों
नदियां आकर के मिलती है और यहाँ से ये महान नील नदी या नाइल रिवर बनती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है और भूमध्य सागर में गिरने से पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है मिस्र में, जो लगभग 25,000 किलोमीटर में फैला हुआ डेल्टा है। अब आप समझिए, युगांडा से निकल करके सूडान और मिस्र में बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में अपना पानी डालती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसे गर्म पानी की नदी भी कहा जाता है। इसे गर्म पानी की नदी भी कहा जाता है। इसी नदी के ऊपर मिस्र में आसवान बांध बना हुआ है। आसवान बांध बना हुआ है और मिस्र की राजधानी काहिरा भी इसी नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। तो ये नील नदी की बात हुई, ये भूमध्य रेखा से लेकर के भूमध्य सागर तक भूमध्य रेखा के पास से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। आसानी से याद रहने के लिए बता दूंगा। दूसरी जो प्रमुख नदी इस महाद्वीप की है वो कांगो नदी। ये मध्य अफ्रीका से निकलती है। कांगो नदी मध्य अफ्रीका से निकल करके और अटलांटिक महासागर में अपना पानी डालती है। यह है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है। इस नदी का नाम है कांगो रिवर या कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी लंबाई के हिसाब से और अफवाह के हिसाब से सबसे बड़ी, यानी नील से भी ज्यादा पानी आता है इसमें। अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसमें सर्वाधिक पानी आता है। कांगो बेसिन जो है अमेज़न बेसिन के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है और ये भूमध्य रेखा पर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षावन पाए जाते हैं। कांगो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, मैं क्लियर कर दूं, कांगो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नील नदी डेल्टा बनाती है। ये जो नदी है कांगो नदी, इस कांगो नदी का अन्य नाम जेरे नदी भी है। जेरे या जायरे नदी, जायरे जिसका भी नाम है, कांगो या जेरे नदी। इसे डरावनी नदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का इलाका बहुत ही खतरनाक है, वनों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे डरावनी नदी भी कहते हैं। इसकी जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो विशेषता यह है कि यह दुनिया की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, यहाँ से ये वापस घूमती है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये दोबारा काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कांगो है। 2 अफ्रीका के बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात, एक तो लिविंगस्टन जलप्रपात और दूसरा स्टेनले जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात जो है वो कांगो नदी बनाती है। लिविंगस्टन और स्टेनले दोनों ही जलप्रपात कांगो नदी द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख नदी अफ्रीका की, अफ्रीका की जो तीसरी प्रमुख नदी है वो है नाइजर नदी। नाइजर नदी यहां गिनी से निकलती है। गिनी से निकल करके माली में प्रवाहित होकर के वापस नाइजर और नाइजर से नाइजीरिया होते हुए ये गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है। गिनी से निकल करके गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है। इस रिवर का नाम नाइजर रिवर है। ये नाइजर नदी है जो गिनी से निकलती है। ध्यान रहे, अफ्रीका में 2 गिनी है, एक गिनी देश यहां पर है और दूसरा गिनी यहां पर है। यह गिनी की खाड़ी कहलाती है। तो ये गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है और गिनी से ही निकलती है और ये गिनी अलग है और ये गिनी अलग है। इस बात का ध्यान रहे। इसे पाम ऑयल की नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी गिनी से निकल करके माली में बहती हुई नाइजर और नाइजीरिया में बहती हुई लाकर के गिनी की खाड़ी में अपना पानी डालती है। इस नदी का नाम नाइजर नदी है। इसे पाम ऑयल की नदी भी
कहते हैं। एक अन्य नदी जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में यहां पर बहती है और अपना पानी हिंद महासागर में ले जाकर के डालती है। यहां से निकल करके ये नदी मोजाम्बिक, यहाँ ये मोजाम्बिक देश है जो फ्रंटियर स्टेट है अफ्रीका का, तो मोजाम्बिक में प्रवाहित होती हुई ये अपना पानी हिंद महासागर में डालती है। इससे पहले ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बहती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो अपने वैश्विक काल में रोडेशिया के नाम से जाने जाते थे, रोडेशिया का विभाजन हुआ तो उत्तरी रोडेशिया का जाम्बिया बना जिसकी राजधानी लुसाका है, और दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे बना जिसकी राजधानी अब हरारे है। तो यहां से यह नदी अपना पानी ले जाके हिंद महासागर में डालती है। इस नदी का नाम जेम्बेजी नदी है। इसका नाम है जेम्बेजी नदी, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वप्रमुख जल प्रपात है, जो फाल है, वो इसी नदी पर बना है, इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है, और इस फाल का नाम है विक्टोरिया फाल। इसका नाम है विक्टोरिया फाल, और यह फाल जो है, विक्टोरिया फाल जो है, उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा फाल से भी ज्यादा ऊंचा और ज्यादा चौड़ा है। उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा फाल से भी ज्यादा ऊंचा और चौड़ा यह विक्टोरिया फाल जेम्बेजी नदी बनाती। एक अन्य नदी है जो यहां बहती है, इस नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो रिवर है। और इस तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज नदी जो है वो इस तरफ बहती है और अपना पानी यहाँ अटलांटिक महासागर में ला करके डालती है। तो यह अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा सेनेगल रिवर भी है, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण नदियां बता रहा हूं जो यहाँ पर बहती है। तो सहारा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, और ये 5 नदियां। अब एक चीज यहाँ पर और समझनी है, वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली ये अफ्रीकी महाद्वीप में ही है, जो कि यहां से पूर्वी अफ्रीका में ये भ्रंश घाटी है, जो कि लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, और इजराइल के मृत सागर तक है। इजराइल के मृत सागर तक, लाल सागर उसी का पार्ट है, और यही वह भ्रंश घाटी है जिसमें सबसे पहले आधुनिक मानव का उदय हुआ, या यूं कह सकते हैं कि होमो सेपियंस मानव के प्राचीनतम जीवाश्म जो मिले हैं वो अफ्रीका की इसी रिफ्ट वैली में मिले हैं। इसलिए यह रिफ्ट वैली ही होमो सेपियंस मानव का जन्म स्थान है। अब तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार सबसे प्राचीनतम जीवाश्म यहीं से मिले हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में ये यहां पर एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम मेडागास्कर द्वीप है। इस द्वीप का नाम मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का ही द्वीप है। और मेडागास्कर के उत्तर में, यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं समझा रहा हूं, मेडागास्कर के उत्तर में यहाँ पर सेशेल्स द्वीप है। आप नोट कीजिए, सेशेल्स, सेशेल्स जिसकी राजधानी विक्टोरिया है, सेशेल्स है। और इस मेडागास्कर के पास ही यहाँ पर मॉरिशस है। मॉरिशस का नाम आपने कई बार सुना होगा, मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस भी मेडागास्कर के पास ही है, लेकिन मेडागास्कर के इस तरफ मॉरिशस और इस तरफ सेशेल्स है। और यह भूमध्य सागर और लाल सागर और अदन की खाड़ी वाला जो रास्ता है सेशेल्स रास्ते में पड़ता है।
थोड़ी ही दूरी पर है। तो यह अफ्रीकी महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको बताई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। सवाना भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 से 23.5 तक का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध है, और उष्णकटिबंधीय भाग में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं, सवाना घास के मैदान। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है, ये है वेल्डस कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस कहलाते हैं, वेल्डस। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप के सहारा का जो मरुस्थल है उसमें बद्दू जनजाति का निवास है। जो कांगो बेसिन है, यहां पर पिग्मी जनजाति निवास करती है। जो कालाहारी मरुस्थल है, यहां पर बुशमैन जनजाति, वैसे बहुत सारी जनजाति अफ्रीका में है लेकिन 3 प्रमुख जनजाति की बात कर रहा हूं मैं, बद्दू, पिग्मी एंड बुशमैन, ये जनजातियां इस भाग में निवास करती है। अफ्रीका की एक झील की बात हमने की, विक्टोरिया प्रमुख झील है। इसके अलावा प्रमुख झीलों में टांगानिका झील है, न्यासा झील है और चाड झील। चाड जो सहारा मरुस्थल में है, ये चाड झील है। तो चाड, न्यासा, टांगानिका, विक्टोरिया, टाना, ये अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियां पड़ी, अफ्रीका की झीलें, अफ्रीका के मरुस्थल और अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति हमने आज समझी है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको और दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप नोट करें, अच्छी तरह से समझें और भविष्य में ये सारी चीजें काम में आने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। अगले वीडियो में आपको अन्य किसी महाद्वीप के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।